हाय। मेरा नाम अमित बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। आई हैव मेड माई सेल्फ अवेलेबल हेयर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ताकि मैं सही अवेयरनेस फैला पाऊँ लाइफ के उस फिनोमिना के बारे में जिसे आज लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियोज दैट आई एम क्रिएटिंग। सो आज हम इस वीडियो में सिर्फ माइंडसेट या पॉजिटिव थिंकिंग की बातें नहीं करेंगे। आज एक हम डिफरेंट कदम उठाएंगे नेवल की टीचिंग्स में थोड़ा और अंदर जाने के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे पूरा यकीन है शायद आप थोड़ा और कुछ जान पाए, जिससे आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से समझ पाओ। सो द क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी फील किया है कि मैनिफेस्टेशन कई बार आपको हिट और मिस का गेम लगता है कि हाँ छोटी मोटी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, बट जब मेरी डिज़ायर की बात आती है बड़ी गेम की तब शायद नहीं हो पाता। चाहे मैं कितनी भी प्रेयर कर लूँ या विजुअलाइजेशन कर लूँ, कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि आप अभी तक पजल का एक शायद छोटा हिस्सा देख पाए हो। सो आज इस वीडियो का इंटेंशन है कि आपको पूरी पजल दिखाना। अगर आप ध्यान से देखें तो नेविल गॉर्डन ने हमें सिर्फ कोई मेंटल ट्रिक या हैक नहीं दिया था कि कैसे एक अच्छी कार या जॉब पानी है। उन्होंने हमें माइंड का एक कंप्लीट मैथमेटिकल सिस्टम दिया था। सो नेविल हमेशा कहते थे कि रियलिटी में सिर्फ एक ही लॉ है और वो है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी चेतना का लॉ। और वो एकमात्र ही कारण है दैट इज आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस की जो आज अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन में आज हैं। नेविल जानते थे कि इस पावर को मास्टर करने के लिए हमें कुछ अलग अलग नजरियों से देखना होगा लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को। इसलिए उन्होंने उस एक लॉ को जो था लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक लॉज को एक्सप्लेन किया ताकि हम समझ सके कि हमारी इनर वर्ल्ड बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। सो इस वीडियो में मैं नेविल गॉर्डन के दिए गए हर एक लॉ की कंप्लीट और डेफिनेटिव लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूं। हम सिर्फ इन्हें लिस्ट नहीं करेंगे, हम इन्हें 4 मोर पावरफुल कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और मेरा मानना है आप ये लॉज को तभी जान पाते जब आपने नेवल की सारी बुक्स पढ़ी होती है, सारे वर्क, सारे लेक्चर्स। और बिना पढ़े आप शायद इसको कभी कैटेगराइज भी ना कर पाओ। तो कैटेगरीज 4 है जो नेविल ने लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर निकाले। नेविल ने साफ बोला, और इस बात को ध्यान रखना, देयर इज ओनली वन लॉ दैट इज लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके अंदर 4 डिफरेंट सेक्शन या कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज सोर्स, की पावर असल में कहाँ से आती है। सेकंड इज मेथड, वो एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल एक्शंस जो आपको लेनी है। थर्ड द लॉजिक, वो साइंटिफिक रीजन की ये सिस्टम हर बार कैसे काम करता है। एंड लास्ट वन इज द पाथ, बिना किसी स्ट्रगल के फुलफिलमेंट के स्टेट में कैसे बने रहें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि नेवल गॉडर्ड के लॉ के ऊपर एक कंप्लीट मास्टर क्लास लगा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो जो सबसे पहला है द सोर्स। पहले हम बात करते हैं उस बुनियाद की जिसके बिना मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली अधूरा है। जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए जमीन का समझना बहुत जरूरी है हमारा, वैसे ही अपनी लाइफ को बदलने के लिए 2 लॉस को समझना आपके लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और ये लॉस सिर्फ टिप्स नहीं है, ये हमारे होने का आधार है। तो इसमें जो पहला लॉ आता है द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक लॉ है और दिस इज वन एंड ओनली लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। ये नेविल का सबसे बड़ा लॉ था, उनके सारी टीचिंग्स का ग्रैंडफादर लॉ। उन्होंने अपनी 1939 की बुक इट योर कमांड में नेविल ने एक ऐसी बात कही जो हमें शायद कभी सिखाया ही नहीं गया और हमें काफी चैलेंज करती है। तो वो कहते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ही आपकी दुनिया की वन एंड ओनली कॉज है। कॉन्शियसनेस इज दी वन एंड ओनली रियलिटी। एक पल के लिए भी इस बारे में अगर हम सोचें कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपकी अवेयरनेस से बाहर नहीं होता, वो लोग जिनसे आप मिलते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या यहाँ तक कि आप दुनिया में ये किस मौसम में जी रहे हैं, किस जगह जी रहे हैं, ये सिर्फ आउट पिक्चरिंग है उस चीज़ की जो आपके अंदर, आप अंदर फील कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको इस मोमेंट पे बोलूँ आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं,
शायद मुझे कोई बोले कि पैसा ऐसी चीज़ है जो एक पर्टिकुलर उम्र के बाद आता है या काफ़ी मुश्किल से कमाया जाता है। यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग दैट। यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग कि आपकी चेतना में ये फिक्स है कि पैसा थोड़ा मुश्किल से कमाया जाता है और वही हो रहा है। अगर मैं एक और इंसान से पूछूं पैसे के बारे में क्या सोचते हो, वो बोलता है पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है, ऐसी चीज है। पैसा हाथ का मैल है, आपने सुना होगा। आता है चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता था। दोज पीपल आर कॉन्शियस ऑफ दैट। उनके हिसाब से पैसा ये है तो उनकी पूरी लाइफ में यही होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस भी चीज से आप जैसे भी तरीके से कॉन्शियस होंगे आपकी लाइफ में वैसी वही चीज एक्ट करेगी। ये मेंशन था एट योर कमांड बुक में 1939 में। तो प्राइमरी प्रिंसिपल ये है कि कॉन्शियसनेस इज दी वन एंड ओनली रियलिटी। जो भी चीज़ों से आप कॉन्शियस हैं जिस भी तरीके से, वो आपकी लाइफ में वैसे ही एक्ट करती हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तब आप लोगों को या हालातों को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं, बल्कि आपको रियलाइज हो जाता है कि अगर लाइफ की स्क्रीन बदलनी है तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस की फिल्म बदलनी होगी। और इसी के अंदर आता है एक सेकंड लॉ, सोर्स के अंदर, द लॉ ऑफ बीइंग। वो है द लॉ ऑफ आई एमनेस। तो अगर हम इसमें थोड़ी गहराई में जाए तो नेविल की पूरी फिलॉसफी का सबसे सैक्रेड और पावरफुल हिस्सा यही है, दैट इज आई एमनेस। अपनी मास्टर बुक में नेविल ने योर फेथ इज द फॉर्चून बुक में वो समझाते हैं कि पुराने धर्मों ग्रंथों में भगवान का नाम बताया गया। भगवान का नाम वो आसमान में बैठा कोई इंसान नहीं है, बल्कि आपके अंदर का सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। वो अंदर की आवाज जो कहती है आई एम, आपकी अवेयरनेस ऑफ बीइंग। इससे पहले कि आप एक मैन, मर्द या औरत, वुमन है, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप बस हैं। यू सिंपली आर। और ये कंडीशनड, जो अनकंडीशनड अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस है, यही असली क्रिएटिव पावर है। नेविल से कहा था कि अगर आप इस आई एम के साथ जो चीज भी जोड़ते हैं वो आप बन जाते हैं। अगर आप बोलते हैं आई एम टेंस तो आप टेंशन में जाते हो। आई एम सिक तो आप बीमार होते हो। आई एम हैप्पी तो आप खुश होते हो। जो आई एमनेस है ये आपकी अनकंडीशनड है, बट इसके आगे आप जो भी कंडीशन लगाते हैं आप उसको लाइफ में भोगते हैं। तो इसके पीछे का सैक्रेड प्रिंसिपल है आई एमनेस इज द लॉ ऑफ बीइंग एंड बिसाइड्स दिस देयर इज नो अदर लॉ। मतलब आई एम होने का जो नियम है इसके अलावा और कोई अन्य नियम नहीं है। नेविल चाहते थे कि हम समझें कि जो आपकी आई एमनेस है, जो आपकी मैं हूं, जो अंदर की अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये खुद एक लॉ है। ये शुरुआत भी है और अंत भी है। और एक बार जब आपको समझ आ जाता है कि आई एम ही सबका कारण है, कॉज है, तो आप बाहर किसी दूसरी पावर की तरफ देखना बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है द मेथड, हाउ। अब तक हमने बुनियाद, जो ग्राउंड था, जमीन थी, उसको हमने तैयार कर ली कि मेरी जो अवेयरनेस ऑफ बीइंग, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी आई एमनेस, यही पावर है, ये सोर्स है। अब हमें पता चल चुका है कि कॉन्शियसनेस ही असली कारण है और आपका आई एमनेस ही वो पावर है जो सब कुछ क्रिएट करती है। लेकिन अब सवाल आता है प्रैक्टिकली अप्लाई करने का कि हम मूव कैसे करें। हम अपने आई एम नेस के जो स्टेट है, स्ट्रगल करने वाला इंसान आज मैं हूं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान में कैसे मूव कर पाऊं, कैसे शिफ्ट करूं। ये वो प्रैक्टिकल टूल्स है जो मैकेनिकल लॉज जो आपकी आज की रियलिटी और आपके सपनों की रियलिटी की तरफ ले जाता है और उनका गैप खत्म करता है। तो इसमें जो लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर नेविल गॉडर्ड किसी एक चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और वो यही है द लॉ ऑफ अजम्पशन। ये उनकी 1952 की बुक द पावर ऑफ अवेयरनेस का एक सबसे बेस्ट पॉइंट था। बहुत से लोग इस लॉ को सिर्फ एक विशिंग या होपिंग या बाहर से कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश समझ लेते हैं कि मैं कुछ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। नेविल इसे तुरंत करेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ विश करने के बारे में नहीं है, ये क्लेम करने के बारे में। अब किसी चीज को मैं क्लेम कैसे करूं? बाय मेंटली अज्यूमिंग। नेविल, अगर आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कभी फोकस नहीं किया फिजिकल चीजों पे। किसी को क्लेम करना है तो जाके हाथ में पकड़ लो। उन्होंने बोला अपनी माइंड में पकड़ो, अज्यूम करो। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपको विश विश फिलफिल जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को अभी इसी वक्त बोल्डली अज्यूम करना होगा, चाहे आपकी आंखें कुछ भी दिखाएं या आपका बैंक अकाउंट कुछ भी दिखाए। क्या आप मेंटली चीज कुछ अज्यूम या क्लेम कर सकते हैं? और आप सीधा यूनिवर्स के सामने बोल रहे हैं ये मैं हूं, दैट इज इट।
मैंने एज्यूम किया मैं ये हूं। अब भले ही अभी मेरे सेंसेस को कुछ भी दिख रहा है, बट आई एम दिस। और यूनिवर्स को एक मिरर होने के नाते आपकी बात मानने से कोई नहीं रोक सकता। सो उसके पीछे का गोल्डन प्रिंसिपल है, एन अजम्पशन दो फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू फैक्ट। एक धारणा, एक अजम्पशन, भले ही वो कितनी भी गलत हो, यदि उस पर कायम रहा जाए तो वो तथ्य में बदल जाएगा, एक फैक्ट में बदल जाएगा। एंड दिस वॉज मेंशन इन द पावर ऑफ अवेयरनेस बुक। सो यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट वर्ड है परसिस्टेंस, दृढ़ता। लोग अक्सर 2-4 मिनट के लिए शायद अज्यूम कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता तो हार मान लेते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि आपको उस अजम्पशन में तब तक जीना है जब तक वो आपकी नेचुरल होम स्टेट ना बन जाए, आपको नेचुरल ना लगने लगे। इसी के अंदर एक और लॉ आता है, द लॉ ऑफ थॉट, थिंकिंग फ्रॉम वर्सेस थिंकिंग ऑफ। ये वो जगह है जहां पे 90% लोग फेल हो जाएंगे। अपनी बुक में नेविल ने, प्रेयर द आर्ट ऑफ बिलीविंग में, नेविल ने एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क बताया है जो तय करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन सफल होगा या नहीं। वो फर्क है थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग फ्रॉम के बीच में। जब आप अपनी डिजायर के बारे में सोचते हैं, जिसे कहते हैं थिंकिंग ऑफ, कि सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में मैं शायद ये बनूंगा, तो आप बस सब सोच रहे हैं। तो आप एक विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, खिड़की के उस तरफ एक चीज पड़ी है, उसको देख के निकल जाओ। हाँ, कल मैं या परसों में 10 साल में ये बनूंगा, इसे कहते हैं थिंकिंग ऑफ। जस्ट सोच रहे हो अपने डिजायर के बारे में कि वो कहीं दूर है, फ्यूचर में कहीं डिस्टेंस से दूर है। लेकिन लॉ ऑफ थॉट कहते हैं कि आपको उस स्टेट से सोचना है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम। कि ठीक है, अगर वो आज मैं होता, जो आज मैं सोच रहा हूँ कि जो 10 साल बाद मैं बनूं, अगर वो आज मैं हूं तो कैसा लगेगा, दैट इज इट। कैसा लगता, क्या मैं अपने साथ थोड़ी देर बैठ के उस फीलिंग को बस एक एंजॉय कर सकता हूँ, बट देख सकता हूँ कैसी लगता फीलिंग, कि अगर आज मैं वो पर्सन जो मैं बनना चाहता हूँ, सिर्फ 15 मिनट के लिए, कैन यू थिंक अबाउट इट। इसे कहते हैं थिंकिंग फ्रॉम। आप सपने को देखते नहीं हैं, सपने के अंदर बैठ के देखते हैं। आप नए घर के बारे में नहीं सोचते कि 10 साल बाद एक ऐसा घर बनाऊंगा। आप उस घर के लिविंग रूम में बैठकर अभी इसी वक्त फील करते हैं, अगर अगर मैंने ऐसा घर बना लिया होता अभी तो कैसा लगता। उसके दरवाजे खुलने की आवाज़ कैसी होती, उसकी डोर बेल की आवाज़ कैसी होती, उसकी चाबियों की खनक कैसे होती। सो टेक्निक बहुत सिंपल है। आपको मेंटली उस एंड रिजल्ट के अंदर रहना होगा जब तक वो फीलिंग उस कमरे से ज्यादा रियल ना लगने लगे जहां पे अभी आप बैठे हो। इसके अंदर एक और लॉ आता है मेथड में, द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। नेविल के काम में ये लॉ सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। लोग जब सेक्रीफाइस या बलिदान शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें शायद पैसा छोड़ना होगा, कुछ अपनी डियर चीजें छोड़नी पड़ेगी जो मेरे दिल के पास है, खाना पीना, कोई भी फिजिकल प्लेजर छोड़ना होगा। लेकिन नेविल का लॉ ऑफ सेक्रीफाइस बहुत सिंपल है, बट थोड़ा गहरा भी है। ये लॉ, जो सेक्रीफाइस का लॉ है, ये सेक्रीफाइस है अपने पुराने वर्जन का, कि जो मैं पुराना वर्जन था मुझे उसको सेक्रीफाइस करना होगा। आप वही गरीब या स्ट्रगलिंग इंसान बने रहकर अमीर या कामयाब इंसान नहीं बन सकते। दोनों स्टेट्स को आप एक साथ नहीं जी सकते। अगर आपको नई स्टेट चाहिए तो पुरानी को छोड़ना होगा, उसे खत्म करना होगा। आपको अपनी पुरानी लिमिटेशंस और पुरानी कहानियों को बारे में सोचना बंद करना होगा। हमने देखे हैं लोग पूरे दिन सोच के अपने बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं पास्ट के बारे में। दे आर लिविंग राइट नाउ बट दे आर थिंकिंग फ्रॉम फ्यूचर, फ्रॉम पास्ट। एक थॉट एक पेड़ की तरह है और आपका अटेंशन उस पेड़ में एक पानी की तरह है। सो जिस पेड़ को जितना ज्यादा पानी देते रहोगे, अपना अटेंशन देते रहोगे, तो ग्रो करेगा। लोग ऐसे ही जीते हैं, बस में बैठे बैठे जा रहे हैं, मेट्रो में बैठे बैठे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे हैं, बट दिमाग में क्या चल रहा है, पास्ट की चीजें। सो आपको वो छोड़ना होगा। एंड यही है सेक्रीफाइस। यू कैन नॉट स्टे एज यू आर एंड बिकम हु यू वॉन्ट टू बी। आप जैसे हैं वैसे ही रहकर वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। और दिस वॉज इन बुक ऑफ अवेयरनेस, द पावर ऑफ अवेयरनेस, 1952 बुक में, नेविल गॉडर्ड की। सीधी बात यह है, आप नई लाइफ में जाने के लिए आपको पुराने, जो आपका पुराना सेल्फ है उसको मार देना होगा, उसको छोड़ना होगा। आप अपने एक छोटे वर्जन को एक बड़े वर्जन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बस यही एक सेक्रीफाइस लॉ मांगता है। अब नया सेक्शन, नया पार्ट है द लॉजिक द प्रूफ। अब उन लोगों के लिए जो थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। सो नेविल का ये था,
नेविल ने बोला सिर्फ एक लॉ है, द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। मगर नेविल को पता था इस दुनिया में स्पिरिचुअल लोग हैं, इस दुनिया में थोड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉजिकल हैं, जिन्हें प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ का कि कैसे काम करता है, उससे पहले उस चीज़ में नहीं मानेंगे। सो दैट इज़ वाई नेविल ने इतने सारे लॉज निकाले। सो अभी तक जो लॉ हमने देखे वो थे स्पिरिचुअल लोगों के लिए, लॉ ऑफ आई एमनेस, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जो नेविल आगे बताते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे, ये लॉजिकल लोगों के लिए है। उससे पहले उन्हें कुछ भी बताओ, उन्हें नहीं समझ आएगा, बोलेंगे हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, बट मैं नहीं समझ पाता। सो ये उन लोगों के लिए जो थोड़े लॉजिकल हैं, जो स्केप्टिक्स हैं, जिन्हें फेथ पर यकीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो नेविल सिर्फ एक मिस्टिक नहीं थे, वो माइंड के एक साइंटिस्ट भी थे, कह सकते हो। वो जानते कि हम में से बहुत लोगों के लिए सिर्फ ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें थोड़ा सा कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए होंगे, थोड़ा मैकेनिक्स जानने होंगे। उन्होंने ऐसे लॉ दिए जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ से मेल खाते थे, ऐसे लॉज जो प्रूव करते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक मैकेनिकल सर्टेनिटी है। तो इसमें पहला लॉ आता है द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये नेविल का सबसे ब्रिलियंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था, लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो फिजिकल साइंस की दुनिया में एक रूल है, फोर्स के सारे ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, अगर हीट से मैकेनिकल मोशन पैदा हो सकती है, तो मैकेनिकल मोशन से हीट पैदा हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है, तो मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। आपने पढ़ा होगा, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपके फैन। तो नेविल ने इसी यूनिवर्सल लॉ को अपनी साइकोलॉजी पे अप्लाई किया। हम सब जानते हैं कि एक फिजिकल फैक्ट, जैसे आपकी लाइफ में आपने कभी प्राइज जीता हो, तो जब वो इवेंट हुआ, एक फिजिकल फैक्ट हुआ, तो आपके अंदर एक जॉय की, खुशी की एक फिजिक साइकोलॉजिकल स्टेट पैदा करता है कि मैंने प्राइज जीता। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि उसका उल्टा भी उतना ही सच होना चाहिए। अगर फैक्ट से फीलिंग बन सकती है, तो फीलिंग से फैक्ट भी बनना चाहिए। तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, इफ अ फिजिकल फैक्ट कैन प्रोड्यूस अ साइकोलॉजिकल स्टेट, देन अ साइकोलॉजिकल स्टेट कैन प्रोड्यूस अ फिजिकल फैक्ट। यदि एक भौतिक तथ्य, एक फिजिकल फैक्ट, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा कर सकता है आपके अंदर, साइकोलॉजिकल स्टेट, तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति, मतलब साइकोलॉजिकल स्टेट, एक भौतिक तथ्य पैदा कर सकता है। और ये था इन द बुक ऑफ प्रेयर, द आर्ट ऑफ बिलीविंग, 1945। इसका मतलब ये है कि आपको खुश होने के लिए किसी इवेंट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही खुशी, मतलब जॉय क्रिएट कर सकते हैं, और यूनिवर्स के पक्के लॉ की वजह से, द लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो इवेंट की तरफ आपको धकेलेगा जिसके लिए आज आप खुश थे। और यही मैथमेटिकल नेसेसिटी है। सो क्या आज मैं वो जॉय फाइंड कर सकता हूँ, फीलिंग फाइंड कर सकता हूँ कि मेरी कल जॉब लग जाए? क्या आज फील कर सकता हूँ, भले मेरे पास आज वो इवेंट नहीं है? अगर वो आज मैं फील कर सकता हूँ, तो मेरी लाइफ एक ऐसे इवेंट को खींच के लाएगी मेरी तरफ, जो था मेरे जॉब लेना, जो आज की फीलिंग से मैच करता है। और यही है द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी में अगला आता है द लॉ ऑफ आइडेंटिकल हार्वेस्ट। ये एक पुरानी सच्चाई, एक पुरानी कहावतें होती थी, उनकी तरह है कि जैसे बोओगे वैसे खाओगे, वैसे ही काटोगे। ये इसका एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल वर्जन है, लेकिन नेविल्स इसे सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा वो नहीं कहते कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहिए कि जैसे बोओगे वैसा काटोगे। उसको थोड़ा गहराई में समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स एक कंसिस्टेंट और नॉन जजमेंटल गार्डन है। अगर आप सेब का बीज बोएंगे, तो हालांकि आप पूरे ट्रस्ट में रहेंगे कि हाँ सेब ही निकलेगा। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी सेब का बीज बोया कुछ और निकला, सेब ही निकलता है। और ये है लॉ ऑफ आइडेंटिकल हार्वेस्ट, कि जो आपके थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं वो बीज हैं, और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके फसल हैं, एक हार्वेस्ट है। आप हर सुबह उठकर, मैं स्ट्रगल करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लाइफ बहुत तंग है, जब ये बोलते तो आप एक बीज बो रहे हैं। और आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस करें लाइफ में? तो लाइफ में वो ही एक्सपीरियंस करते हो।
हार्वेस्ट हमेशा बीज के अनुसार होता है। तो उसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वट एवर अ मैन सोस ऑल्सो दैट मैन विल रीप। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। सो ये मेंशन था लॉ लेक्चर ऑफ 1969 में, द लॉ ऑफ आइडेंटिकल हार्वेस्ट। अगर आपको वो फसल पसंद नहीं आ रही जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस कि बहुत टफ लाइफ है, तो अपनी आप को लाइफ में आपको सीड चेंज करना होगा, और वो सीड है आपकी फीलिंग एंड थॉट्स। आप फसल को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने ही बोई है। आपको बीज चेंज करना होगा नेक्स्ट सीजन में, तभी नई फसल आएगी। लॉ परफेक्ट है, ये कभी गलती नहीं करता, जो बोओगे वही काटोगे। नेक्स्ट पार्ट है द पाथ, द ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारे पास एक बुनियाद है, हमारे पास कुछ टूल्स हैं, और अब हमने नेविल की लॉजिक्स भी देख लिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैनिफेस्ट करना एक जैसे लड़ाई करने जैसा है, कि मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और कुछ खींचातानी करते हैं और परेशान रहते हैं। सो नेविल को रियलाइज हुआ कि इंसान जो इंसानी ईगो को स्ट्रगल करता रहता है, और इंसान को ईगो से स्ट्रगल करना बहुत पसंद है। इसलिए उन्होंने ये आखिरी लॉज दिए ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकें। और ये ऑप्टिमाइजेशन के लॉज हैं, वो लॉज जो जर्नी को थोड़ा स्मूथ और थोड़ा ट्रस्ट देते हैं, एफर्टलेस बनाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला लॉ होता है वो है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जो फिजिकल दुनिया में नेचर हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस रखता है, सबसे कम रुकावट वाला रास्ता। हमेशा नेचर वही चुनती है। एक नदी समंदर तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल नहीं करती, वो बस अपनी ग्रेविटी और अपने नेचर को फॉलो करती है। ग्रेविटी को फॉलो करते रहो, पहुंच जाओगे नदी पर, समुद्र में। और अपनी बुक द पावर ऑफ अवेयरनेस के 14 चैप्टर में नेविल ने लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को इंट्रोड्यूस किया था। वो हमें सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई जंग या कॉन्क्वेस्ट नहीं है, वो एक सरेंडर है। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश वैसे ही नहीं करते जैसे एक बीज फूल बनने की कोशिश नहीं करता। बीज बन जाता है, उसे पता है आज मैं ज़मीन में क्या, तो मैं कल निकल जाऊंगा फूल बनकर। जिस पल आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिस पल आप अपना थोड़ा मेंटल फोर्स लगाते हैं कि हाँ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ प्रेशर के साथ, वो एक्चुअली यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा है कि आज आपके पास कुछ नहीं है, आप उसके लिए लड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रुकावटें पैदा करता है। आपके गोल तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लीस्ट एक्शन का होता है, जो साइकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है अजम्पशन के। वो एक शांत अजम्पशन, और ये सबसे लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है किसी भी रास्ते तक जाने तक। सिर्फ एक मेयर अजम्पशन कि जो मैं बनना चाहता था वो आज मैं हूं। सो इसके पीछे का प्रिंसिपल है, द शॉर्टेस्ट पाथ टू योर गोल इज साइकोलॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ लीस्ट एक्शन, दैट इज मेयर अजम्पशन। कि आज आप जहां हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, उसके बीच का सबसे लीस्ट एक्शन आराम से पहुंचाने वाला, जहां पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, वो है बस आपका एक छोटा सा अजम्पशन। और उस अजम्पशन में बह जाइए कि आज मैं हूं, जिसको जो करना है कर लो, मैं हूं, और फिर बस सरेंडर कर दो और देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। इसे करने की कोशिश बंद करें कि हाँ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इसके बजाय इसे सच मानना शुरू कर लीजिए कि जब आप लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के साथ चलते तो दुनिया आपके साथ चलती है, आपके खिलाफ नहीं। नदी में बहने का सबसे अच्छा तरीका है नदी की लहरों के साथ जाओ। उसके अगेंस्ट जाओगे तो बहुत मेहनत लगती है और शायद कभी पहुंच भी ना पाओ। अब इसमें नेक्स्ट लॉ होता है द लॉ ऑफ द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। आखिरी में ये सबसे लास्ट लॉ है, हम पहुंचते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम के लॉ पर। नेविल ने इसे बाइबल की बुक द बुक ऑफ जेम्स पर बेस किया था, बुक ऑफ जेम्स। और ये शायद उनका सबसे ज़्यादा राहत देने वाला लिबरेटिंग टीचिंग है। उन्होंने इसे कहा था द लॉ ऑफ परफेक्ट लिबर्टी, द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। सो ये लॉ कहता है कि आप कभी भी अपने पास्ट के कैदी नहीं होते, प्रिजनर नहीं होते अपने पास्ट के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या गलतियां करी पास्ट में, कितना कर्जा है या कितनी बार फेल हुए। लॉ ऑफ लिबर्टी कहता है कि आप अपने दिमाग के मिरर में देख सकते हैं एक बिल्कुल नई रियलिटी, और उसको ज्यूम करके उसे पा सकते हैं, जहां आप आज़ाद हैं, आप लव्ड हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप अमीर हैं, पैसा है।
ये बिल्कुल जज नहीं करेगा कि आपने पहले क्या किया, कितनी बार फेल हुए, कितनी बार पैसा आया, कितनी बार गया। ये मेंटल फॉरगिवनेस का लॉ है। ये आपको अपनी हिस्ट्री दोबारा लिखने की परमिशन देता है। कई लोग सोचते हैं मैं शायद ऐसा ही जाऊंगा, अब तक ऐसा होता आया है, मेरा फेट फिक्स है, तो मेरा शायद ऐसे ही जाऊंगा। दे आर कंडेमिंग देमसेल्व्स। बट द लॉ ऑफ परफेक्ट लिबर्टी कहता है आज जो भी हुआ आज तक, कैसा भी, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, बट यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज योर फ्यूचर। हाउ? बाय अपने विजन को माइंड में सेट करके वो दुनिया क्या होती अगर आज मैं ऐसा होता जो मैं बनना चाहता हूँ। बस उस पर फोकस करो और उसको फील करते जाओ, लाइफ को देखो कैसे चेंज होते हैं। सो जिसका कोर कोट है वो ये है, कोर प्रिंसिपल, बट ही हु लुक्स इन टू द परफेक्ट लॉ, द लॉ ऑफ लिबर्टी, एंड परसिवियर, ही विल बी ब्लेस्ड इन हिज डूइंग। हिंदी में, परंतु जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को देखता है और उस पर बना रहता है, परसिस्ट करता है, वो अपने काम में धन्य होगा। इट वॉज डिलीवर्ड इन द लेक्चर 1971, द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। ये वो लॉ है जो आपको अपने पुराने थॉट्स के जो पाप होते हैं, जो हम सोचते रहते हैं पूरे टाइम, उससे आज़ाद करता है। ये आपको याद दिलाता है कि हर एक पल नई शुरुआत है, आज तक जो हुआ दी एंड, खत्म। अब मुझे आगे लाइफ में नया एक्सपीरियंस करना है जो मैं चाहता हूँ। आप किसी कर्म किस्मत से बंधे नहीं हुए हो, आप सिर्फ उन कंसेप्ट से बंधे हुए हो जो आपने अभी इसी वक्त अपने दिमाग में पैदा किए हुए हैं। सो अभी तक हमने नेविल गॉडर्ड की पूरी टीचिंग्स के आर्किटेक्चर को समझा, हमने सोर्स को देखा, मेथड को मास्टर किया, लॉजिक को समझा, द पाथ ऑफ लीस्ट एफर्ट को भी ढूंढ लिया। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देर इज ओनली वन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। बट उसको समझाने के लिए नेविल ने डिफरेंट लॉज निकाले, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ लीस्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल दोज थिंग्स, जस्ट टू मेक एवरी पर्सन अंडरस्टैंड। नेविल को पता था कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, तो लॉ ऑफ आई एमनेस से समझ आया। कुछ लोग थोड़े साइंटिफिक माइंड के होते हैं, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से समझाया। इसी तरह नेविल ने सारे लॉ निकाले, बट इनका काम एक ही है, टू चेंज योर कॉन्शियसनेस, बिकॉज देयर इज ओनली वन लॉ एंड देयर इज नो अदर लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। बट कभी ये मत सोचना कि चलो लॉ ऑफ अजम्पशन ट्राई करता हूँ, मैं फेल हो गया, चलो अब लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे आता हूँ, चलो वो भी फेल हो गया, लॉ ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे आता हूँ मैं। नहीं, सिर्फ एक ही लॉ है, बट हर एक तरीके के इंसान को समझाने के लिए नेविल ने डिफरेंट लॉज निकाले। कि इंसान को, नेविल को पता था कि कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं और कुछ साइंटिफिक लोग हैं। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो इन सारे लॉज को आपस में जोड़ती है। सो नेविल की सबसे मशहूर बुक का टाइटल है फीलिंग इज द सीक्रेट। आप इसे चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन कहें, चाहे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहें, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस कहें, ये सिर्फ एक नाम के टैग्स ही हैं। असली पीछे फोर्स जो रहेगी इनके पीछे, जो उनको जोड़ती है, दैट इज द फीलिंग। देखिए, यूनिवर्स आपके कहे हुए शब्दों पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना कि उन पिक्चर्स पे जो आप इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो विदाउट फीलिंग, वो जो बस आप खाली पीली सोचते रहते हो। नहीं, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है आपके कन्विक्शन पे, जो है आपकी फीलिंग। आपको स्टेट की रियलिटी को महसूस करना होगा, वो सुकून, जो रिलीफ आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पागल हो जाना है, कि हमेशा खुश रहना है, ये टॉक्सिटी में नहीं जीना। बट जो स्टेट की नेचुरल फीलिंग है, कितना टाइम, कितने फ्रीक्वेंसी के साथ आप उसे फील करते हो। तो अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप फील करते हैं कि हाँ, ये मैं हूं। एंड रिमेंबर, यू आर द ऑपरेंट पावर। बट मैं आपसे चाहता हूं कि आज अपने दिमाग में जब ये पूरी लिस्ट को एक बार देखो, आप वीडियो को सुन के, कहीं लिखा हो, वापस जाके देखो, इनमें से कौन से लॉ ने आज आपको सबसे ज़्यादा छुआ, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगा कि हाँ, ये लॉ मुझे बहुत लॉजिकल लगा। क्या वो रिवर्सिबिलिटी या साइंटिफिक और अनडिनाइबल लॉजिक वाला लॉ था? क्या वो लॉ ऑफ लिबर्टी का था? या वो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट था? कौन से लॉ ने आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा टच किया कि हाँ, दिस मेक सेंस? जो भी आपके लिए क्लिक करे उसे यूज़ करें, बट रिमेंबर, देयर इज ओनली वन लॉ,